आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर और ख़ास तौर से उन यूरोपीय ममालिक और यूरोपीय यूनियन के बारे में कि जिन्होंने अब फैसला लिया है कि वो इजराइल का बाइकॉट करेंगे और यही नहीं बल्कि वो अब अमेरिका का भी साथ छोड़ेंगे, ऐसी खबर आई है। यकीनन ये एक बड़ा फैसला है। ऐसे में जब पूरी एक मुखालफत चल रही है और ये सिर्फ इसलिए कि गजा पर जुल्म क्यों किया जा रहा है, सारी हदें पार कर दी, जो एक रेड लाइन होती है उसे भी क्रॉस कर दिया गया। वहाँ छोटे छोटे बच्चों को जिस तरह से मारा जा रहा है और कह के मारा जा रहा है, सबसे बड़ी चीज़ ये भूख और प्यास के साथ साथ उन पर एयर स्ट्राइक की जा रही है और अब ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। तो अब दुनिया नहीं देख पा रही है, यहाँ अवामी मुजाहरे हो रहे हैं बड़े पैमाने पे, एक इंकलाब की सूरत है। वहीं दूसरी तरफ अब आप देखें कि हुकूमतें भी, मुल्क भी अब फिलिस्तीन और गजा के साथ खड़े हो गए हैं और वो ममालिक जो कभी इजराइल के दोस्त हुआ करते थे वो अब फिलिस्तीन और गजा के लोगों के साथ आ गए हैं। तो इस मसले पर हमने फजील अहमद साहब से बात की, जो हमारे एक्सपर्ट हैं, और उनसे जानने की कोशिश की कि ये कितनी बड़ी तब्दीली है, कितनी ये अहम बात है कि अब यूरोपीय यूनियन हो या यूरोपीय ममालिक वो इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए हैं और ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। इस पर फजील अहमद साहब ने क्या कहा वो आप सुनिए। रखते हैं। मैं ज्यादा आज तारुफ न करके सिर्फ बात करूंगा क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है। फजील साहब, जिस तरह से एक के बाद एक अब मुखालफत शुरू हो रही, 22 मुल्कों ने बाइकॉट कर दिया है एक तरीके से, और वो जो यूरोपीय ममालिक है, क्या कहेंगे, उन्होंने इनसे तजारत को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। ये कितनी बड़ी कामयाबी आप इसे मानते हैं ये फिलिस्तीन की और गाजा के लोगों की, भले ही वो शहादत दे रहे हो, कुर्बानी दे रहे हो? जी फजील साहब। ये तो होना ही था, बहुत बड़ी बात है। यूरोपीय यूनियन किस तरह से अमेरिका से नाराज है, ये दो धारी तलवार की बात है। अमेरिका से नाराजगी का ये बहुत बड़ा कारण है तो फिलिस्तीन के साथ खड़े। पश्चिमी देश के लोग कभी भी इमोशनल में कोई काम नहीं करते, उनके हर काम के पीछे कोई मकसद होता है। ये बात जाहिर है कि अमेरिका से लोग बेहद नाराज है, उनके अपने दोस्त नाराज हैं, इसलिए उसका फायदा फिलिस्तीन उठा सकता है, हमास उठा सकता है। लेकिन जो अमेरिका चाह रहा है कि आगे दौड़ रहा है और पीछे सब छोड़ रहा है, ये हाल हो गया अमेरिका की। अमेरिका जितना मिडिल ईस्ट पे दिमाग लगा रहा है, उसके अपने साथी, यूरोपियन यूनियन के अपने साथी उसका साथ छोड़ रहे हैं और इतनी दूर की बड़ी बड़ी मिसाइलें जो हूती गिरा रहा है इजराइल के ऊपर, वो मिसाइलें भी कौन दे रहा है? वहीं से तो आ रही हैं। आज की डेट में नेतन्याहू से दुनिया नाराज है, अमेरिका से दुनिया नाराज है। उन्होंने जिस तरह से रूस से बात करके यूक्रेन को धोखे में डाल दिया, उसी तरह से हमास और हूती से बात करके पूरा इजराइल को धोखे में डाल दिया। उसी तरह और कोई फैसला नहीं कर रहे, उसी तरह से उन्होंने हूती से बात करके इजराइल को धोखे में डाल दिया। अब पता ही नहीं चल रहा है कि ट्रम्प करेंगे क्या, करना क्या है, उनका इरादा क्या है, उनका मकसद क्या है। वो तो कोई बात आज कर रहे हैं और कल पलट जा रहे हैं, परसों कर रहे हैं उसके बाद पलट जा रहे हैं। इसलिए उनके बात का कोई भरोसा नहीं है, लोग उसको सीरियस नहीं ले रहे। अब अमेरिका को लोग सीरियस नहीं ले रहे। यूरोपीय यूनियन के लोग जिस तरह से नाराज हैं, खास करके यूक्रेन, ये दोनों पॉलिसी कौन चल सकता है भाई? कि आप रूस से भी बात कीजिए, यूक्रेन से भी बात कीजिए, किसी एक तरफ रहना पड़ेगा ना आपको। आप तो सुपर पावर है। ये सबसे बड़ा कारण है अमेरिका यूरोपीय यूनियन से दूर हटता जा रहा है। जी, इसके साथ ही इसी सिलसिले में फजील अहमद साहब से हमने कहा कि जिस तरह से नेतन्याहू अब यूरोपीय यूनियन हो या यूरोपीय ममालिक हो, उन पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि ये हमास के साथ खड़े हो गए, तो क्या ये सही है? क्या ये नेतन्याहू की शिकस्त नहीं, हार नहीं है, और क्या उनकी ये बौखलाहट नहीं? इस पर फजील अहमद साहब ने जो कहा वो भी सुनने से ताल्लुक रखता है। देखिए उन्होंने क्या कहा। लेकिन क्या लग रहा है आपको कि वहां
जिस तरह की नाराजगी है, तो क्या, क्योंकि अब बयान आया है जो नेतन्याहू है और उन्होंने मदम्मत की और उन्होंने कहा ये हमास का साथ दे रहे हैं, यानी यूरोप पे इल्जाम लगा रहे हैं। तो अगर रिएक्शन का आना और इस तरह से क्रिटिसाइज करना, क्या लग रहा है कि दबाव अब बन रहा है, उनको लग रहा है कि प्रेशर जो है उनपे बहुत ज्यादा आ रहा है, तो अब क्या ये अपने इस मुहिम को रोकेंगे? हालांकि अभी तक रुकी नहीं है, लेकिन क्या लग रहा है, क्योंकि तमाम मुल्कों ने यह भी कहा है कि हम कार्रवाई कर देंगे। फजील साहब, उन्होंने कहा है कि अगर ये नहीं रुकी तो हम स्टेप लेंगे, यानी सिर्फ बाइकाट नहीं बल्कि और बहुत सारे तरीके हो सक। और दुनिया में जिस तरह से लोग पहली बार निकल रहे हैं, अलग अलग एक इंकलाबी सूरत बन रही है कि पूरी दुनिया में अवामी इंकलाब की सूरत आ रही। जी फजील साहब। सारी दुनिया में तो आ रही है, लेकिन अपने खित्ते में तो नहीं आ रही ना। अरब, जॉर्डन, सीरिया, ये लोगों में तो नहीं आ रही ना। ये लोग तो अमेरिका के पिट्ठू बने हुए हैं, जुल्फे झटका रहे हैं अमेरिका के सामने। मसला है कि इनको आना चाहिए ना सामने। दुनिया तो आ ही रही है, और कब आएगी? जब भूख से लोग मर जाएंगे, जब बीमार होकर मर जाएंगे। कोई राहत पहुंचाने के लिए सामने नहीं आ रहा है, कोई बातें नहीं हो रही हैं, हमले लगातार हो रहे हैं। इजराइल से इतना डर क्यों रहे? इतना अमेरिका से डर क्यों रहे? आखिर जिस तरह से ईरान ने खुल के साथ दिया है, ये सारे देश भी तो खुल के साथ दे सकते हैं ना। लेकिन ये लोग बातें कर रहे हैं बस, और सब तो आ रहा है। अरब क्या कर रहा है, जॉर्डन क्या कर रहा है, मिस्र क्या कर रहा है, इजिप्ट क्या कर रहा है। ये सब जो पड़ोसी देश हैं फिलिस्तीन के, इन लोगों को भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना। ये इनको तो आगे आना चाहिए, लेकिन ये नहीं आ रहे। अब दुनिया आ रही है, अपने देश में मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन फिलिस्तीन पर दबाव तो नहीं बन पा रहा ना अभी तक। सबसे ज्यादा जरूरी है वहां दवाई और खाना पहुंचाना, जो अभी तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये बड़ी मुश्किल बात है। सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं, इजराइल पूरी तरह से तांडव कर रहा है, और ये सारे लोग बात कर करके सिर्फ बातें कर रहे हैं। कुछ काम भी हूती के अलावा कोई दूसरा काम कर ही नहीं रहा। तो ये तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो रहा है कि भाई अरब क्या कर रहा है, हूती जॉर्डन क्या कर रहा है, मिस्र क्या कर रहा है। अब तो अरब से हाथ मिला लिया और नाम हो गया अब अल शूरा। पहले दुनिया उनको जुलानी के नाम से जानती थी, अब अल शूरा के नाम से जान रही है। एक नया नाम दे दिया। ये है वेस्टर्न मीडिया का असर, देख लीजिए। अब दुनिया कंफ्यूज है कि अल शूरा कौन आ गया। अभी तक उनको जुलानी लोग जानते थे, अब अल शूरा दुनिया कंफ्यूज हो रही है। ये है पश्चिमी देशों की चाल। 7 अक्टूबर 2023 को जिस तरह से हमला किया गया, जवाबी कार्रवाई थी, जो भी था, लेकिन 7 अक्टूबर को हमास ने एक बड़ी सेंध मारी की थी इजराइल के अंदर, जिसमें 1200-1300 लोग हलाक हुए थे और तकरीबन 250-300 लोगों को बंधक बनाया गया था। और उसके बाद से इजराइल जिस तरह से वहाँ कत्लेआम कर रहा है, वो सब हम जानते हैं। लेकिन अब तरह तरह की बातें 7 अक्टूबर 2023 के ताल्लुक से आ रही हैं, ऐसे वक्त में कि जब गजा को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। ये है क्या? इस पर जब हमने फजील अहमद साहब से बात की तो उन्होंने कहा वेस्टर्न मीडिया पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वहाँ क्या सही है क्या गलत है कुछ भी पता नहीं चलता। और उन्होंने इस सिलसिले में क्या कहा वो भी आप मुलाहिजा करें। बातें करने से नहीं होगा, कुछ नहीं बिल्कुल। और यहाँ पे जयदीप सिंह मुंदेला साहब ने एक नई बात यहाँ पे कही, इजराइल क्या छुपा रहा है। अब ये भी खबर सुन लीजिए। यहाँ पे उन्होंने कहा है, ये देखिए एक बड़ी खबर यहाँ पे नंबर 1, यहाँ पे इजिप्ट ने इजराइल को 2 बार वार्न किया था कि हमास जो है हमला करने वाला है। 2 बार बताया था। इसके अलावा यहाँ पे देखिए दूसरा उन्होंने कहा सैनिक बॉर्डर थे वापस बुला लिए गए थे। ये भी एक सैनिक जो है वापस बुला लिए गए थे। इसके अलावा तीसरा उन्होंने कहा बॉर्डर का सर्विलांस फुटेज डिलीट की गई थी। ये नंबर 3। तो इस तरह से, और यही वजह है कि कमीशन भी नहीं बैठने दिया, पूरे मामले की जांच नहीं होने दी। अब इसमें ऐसा लग रहा है कि ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो जिसमें खुद, और ये भी बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो मारे गए हैं तो उसमें खुद जो है इनकी भी साजिश रही है
जो इजरायली सरकार की नेतन्याहू की ये पॉलिसी के तहत ये किया गया। क्या लग रहा है आपको कि इसमें कितनी फजील साहब सच्चाई हो सकती है? क्योंकि प्रोटेस्ट चल रहा था नेतन्याहू खिलाफ, नेतन्याहू सरकार जाने वाली थी, भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा इल्जाम लगा था और एक साथ लाखों लाख लोग वहां पे निकल आए थे और नेतन्याहू को बाकायदा कानून बदलना पड़ा था वरना वो जेल चले जाते। उसकी भी मुखालफत वहां पे चल रही थी और अब आप देखिए कि उसके बाद से 2 साल से वो सिर्फ जंग की बुनियाद पे हुकूमत में बैठे हैं। तो क्या लग रहा है कि ये सब जो करा धरा कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको जिस तरह से बढ़ाया गया और इसमें उनका इन्वॉल्वमेंट है जैसा कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है खबर में? फजील साहब, इस तरह की खबरें तो बहुत आती रहती हैं और इस खबरों में सच्चाई भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। इस पर हम लोग नहीं जा रहे। हम लोग जा रहे हैं कि जॉर्डन की क्या मजबूरी है, हमास की ताकत, बढ़ती हुई ताकत से देख करके अरब, जॉर्डन, मिस्र, इजिप्ट और सीरिया, ये सभी लोग घबराए हुए हैं कि अगर हमास आज इजराइल से दुश्मन है, इसकी इतनी ताकत हो गई तो कल और दूसरे देशों पर भी ये लोग हमले कर सकते हैं। ये अमेरिका इनको समझा रहा है। अमेरिका यही कह रहा है कि अगर तुम लोग ये सब मिल गए इनके चक्कर में तो ये सब मिल करके तुम लोग को खत्म कर देंगे। ईरान हावी हो जाएगा। ईरान से डरवा रहे, शिया सुन्नी की बात कर रहे, लेकिन अब चूंकि मसला इतना टेढ़ा हो चुका है, अब ये कुछ चलेगा नहीं इन लोग से। ये बहुत बड़ी समस्या है और हमास जिस तरह से लड़ाई लड़ रहा है, ये लोग आज नहीं तो कल सभी लोग उसके साथ खड़े होंगे। अभी मामला डिप्लोमेसी पे है, लेकिन कितने दिन डिप्लोमेसी चलेगी, उसका कुछ न कुछ तो रिजल्ट निकालना ही पड़ेगा। जी, इसी सिलसिले में ये भी खबर आ रही है कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से अब ये ऐलान कर दिया गया है कि हम इजराइल पर सैंक्शन लगाएंगे, पाबंदी आयद करेंगे। यकीनन ये एक बड़ा फैसला होगा क्योंकि इसकी वजह से जो अब इजराइल के अखबारात हैं वो लिख रहे हैं कि बहुत बड़ा बुहरान, बहुत बड़ी क्राइसिस जो है वो इजराइल के अंदर पैदा हो रही है। इजराइल की हालत जो है वो सबसे निचले पायदान पर पहुंचने वाली हो गई है। वहाँ पे एक तरह की सुनामी आ रही है। बहरहाल इस पर हमने सवाल किया फजील अहमद साहब से कि ये जो यूरोपीय यूनियन का फैसला है ये कितना अहम है और इसका कितना असर पड़ेगा। सुनिए इस पर उन्होंने क्या कहा, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला है। बड़ी खबर एक आ रही है, यहाँ पे जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने अपडेट किया है कि स्वीडन मिनिस्टर मारिया मलमार ने कहा है कि वे यूरोपीय यूनियन को इजराइल पर सैंक्शन लगाने के लिए राजी कर रही हैं। तो ये आप देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है। मैं समझता हूं कि अपने आप में ये सैंक्शन लगाने के लिए, और जाहिर सी बात है कि सैंक्शन ऑलरेडी आप देखने को मिलेगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कोई एक मुल्क फतेह साहब अपनी मर्जी करे, यानी दुनिया चीख रही है और इनको ये परवाह नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। और शम्स तबरेज ने लिखा है कि लगता है वक्त आ गया है, हाफ या साफ वाली बात जो है, अब वो वक्त आ गया है, इस तरीके का उनका बयान है। और तबरेज आलम सिद्दीकी साहब का भी यहाँ पे बयान आया है। बहरहाल अलग अलग यहाँ पे एक और जयदीप साहब ने वो अपडेट दिया है कि ट्रंप और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस यहाँ पेटे हेक्सेथ आज 3 बजे ईटी पर ओवल ऑफिस से कोई बड़ी घोषणा करने जा रहे हैं। तो ये आप देखिए यहाँ पे एक बड़ी खबर के तौर पे ये जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने दिया है कि कोई बहुत बड़ा ऐलान आज हो सकता है। अब क्या होगा, क्या करने जा रहा है, ये नहीं बताया गया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि दुनिया में जिस तरह की नाराजगी है, और चूंकि सब ये जानते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो अमेरिका की वजह से हो रहा है। क्या लग रहा है फतेह साहब, क्योंकि जिस तरह से पहले ऐलान किया था ये अपना के साहब यहाँ से 10 लाख लोगों को यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, अफ्रीका भेज दिया जाएगा वहां पे, लेकिन अब आपको क्या लग रहा है? और फिर खबर अभी आ गई कि नहीं, ये सब गलत खबर है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं। क्या लग रहा है कि इसमें क्या अमेरिका को इस बात का एहसास हो रहा है कि दुनिया में इंकलाब की सूरत बन रही है और दुनिया जो है वो
सब अब फिलिस्तीन की हिमायत में खड़ी हो रही है, 2 नेशन की बात कर रहे हैं, 2 स्टेट की। फजील साहब, देखिए, अभी सबसे पहले तो दवाई और खाना वहां जाए, 2 स्टेट तो पास ही हो चुका है, लेकिन सिर्फ बाइकआउट करने से, ये बाइकआउट का ना वही रास्ता है कि आप अपने व्हाट्सएप से ब्लॉक कर देते हैं किसी को। उसने आपको प्लॉट कब्जा कर लिया, आपने उसको व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया। ये बाइकआउट करने से कुछ नहीं होता है। ये एक ओल्ड फैशन हो गया है। अब दुनिया अलग ग्लोब में चल रही है। किसी का किसी से कुछ, ईरान पर इतना बड़ा सैंक्शन अमेरिका ने लगाया, क्या फर्क पड़ा? उसकी इकोनॉमिक सबसे स्ट्रांग हो गई। जो लोग अमेरिका के साथ बैठे हैं उनकी इकोनॉमी क्रैश कर रही है और ईरान की इकोनॉमी बहुत बढ़ रही है, बूम कर रही है। क्या फर्क पड़ा बाइकआउट करने से? अमेरिका ने ईरान का बाइकआउट किया था ना, क्या फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ता। बाइकआउट अब एक पुराना फैशन हो गया है। इन सब चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो लोग ये बात कह रहे हैं वो केवल जमा। इसके साथ ही जिस तरह से ईरान इस पूरे मसले पर पेश है, बार बार वो बोल रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, और जो इजराइल हो या अमेरिका, वो भी ईरान को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हूती हमला करे तो ईरान है, हिजबुल्लाह हमला करे तो ईरान है, हमास कोई कार्रवाई करे तो उसके पीछे ईरान है। ये तमाम चीज़ें इसलिए कि ईरान जो है वो खुलकर सामने आ जाए। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ईरान तो खड़ा ही है, ईरान मदद कर रहा है, लेकिन बाकी मुल्क क्या कर रहे हैं? इस पर जब हमने सवाल किया फजील अहमद साहब से, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा और मुनासिब जवाब दिया है जो सुनने से ताल्लुक़ रखता है। आप सुनिए कि इस पर फजील अहमद साहब ने क्या कहा। देखिए, वो सब चीजें तो ठीक है, लेकिन ईरान मजबूती से जिस तरह से खड़ा है, अगर 2-4 देश और खड़े हो जाए तो इजराइल पस्त हो जाएगा। इजराइल कुछ कर नहीं सकता। लेकिन मजबूरी क्या है कि उसके पड़ोसी देश जो अरब है, जॉर्डन है, मिस्र है, इन लोगों को खड़ा होना पड़ेगा और ईरान को एक लड़ाई अंदरूनी लड़नी पड़ेगी अमेरिका के खिलाफ। ये प्रॉक्सी है ये लोग। जिस तरह से तोते की जान, राक्षस की जान तोते में होती थी, उसी तरह से अमेरिका की जान अरब देशों के इन राजाओं के दिलों में है। जब इन पर हमला होगा तो अमेरिका खुद आएगा लड़ने, उनको बचाने के लिए। ये बात ईरान अच्छी तरह से जानता है। और लड़ाई जिस दिन शुरू हुई मुमताज भाई, आप देख लीजिएगा, लड़ाई पहले अरब में होगी, पहले जॉर्डन, मिस्र में, इजिप्ट में होगी। देखेंगे फिर अमेरिका आता है कि नहीं आता इनको बचाने। अमेरिका से युद्ध होना है तो फिर अमेरिका क्यों जाना, उसको यहीं बुलाना है। इसीलिए अमेरिका डर रहा है। अमेरिका आज भी षड्यंत्र की तलाश में है कि कहीं से कोई रास्ता मिल जाए और हम गजा पे हमला करके गजा को ये अपना बना लें। ये बहुत बड़ी चाल है। और जिस तरह से अल शुरा को उन लोगों ने एक राष्ट्राध्यक्ष का दर्जा दे दिया, उसको आतंकवादी टैग से खत्म कर दिया, और इजराइल को मान्यता देने की बात कर रहे सीरिया में इस सरकार को, तो ये सब चीजें दिखाती हैं कि अभी भी ट्रंप जो है अपने शातिराना चाल से बाज नहीं आ रहे। वो कोई ना कोई रास्ता खोज रहे। अब वो रास्ता जी, बड़ी खबर और आ रही है। जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने अपडेट किया है वॉर मॉनिटर के हवाले से। ट्रंप गाजा की स्थिति से फ्रस्ट्रेटेड है और इजराइल को मैसेज भेजा है कि गाजा में युद्ध को समाप्त करने का प्रयास करें, फौरन युद्ध को रोक दिया जाए। इस तरह की बातें ये सामने आई है। बहरहाल ये हो सकता है कि इसलिए बयान दिया हो ताकि दुनिया का जो प्रेशर है, दुनिया में जो गुस्सा है, उसको कम किया जाए। वरना ऐसे वक्त में मैसेज क्या डायरेक्ट बात नहीं हो सकती है? क्या इजराइल को डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप नहीं कह सकते? और यहाँ पे गाजा में एक इमारत गिरने से उस जगह पर चले गए हैं जिस जगह को देने का वादा अल्लाह ने किया था, यानी कि नरक में। गाजा में एक इमारत गिरने से अब ये क्या है, मैं पूरी खबर चूंकि काट दी जाती है। तो बहरहाल ये इस तरह के यहाँ प्रदर्शनकारियों ने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की कॉन्फ्रेंस को डिस्टर्ब कर दिया है। तो ये इस तरह के, बहरहाल ये तमाम तरह की खबरें आ रही हैं और मुझे लग रहा है यहाँ पे जयदीप साहब लिखा, इजराइल ने मुस्लिम को बदनाम करने के लिए सीरिया में साजिश शुरू कर दी है। और यहाँ के फजील साहब से यहाँ पे कहा है, फजील साहब, अरब देशों में डिक्टेटरशिप कब और कैसे खत्म होगी? तभी अरब देशों में शांति होगी। ये करें
और क्या आपको नहीं लग रहा है कि 22 देशों ने बाइकआउट की बात की लेकिन अरब खामोश है? अरब की तरफ से अभी ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ मजम्मत हुई है। अभी फजील साहब, सिर्फ मजम्मत हुई है। अब क्या वक्त नहीं आ गया है कि अब खुलकर लोग आ जाएं? नहीं, अब वक्त नहीं आ गया है, खुलकर आ जाएं। अभी आएगा, 1-2 हफ्ते का इंतजार कीजिए, कुछ अभी सामने आएगा। 1-2 हफ्ते का इंतजार कीजिए, फिर आपको सारे सवालों का जवाब खुद ही मिल जाएगा। ये उनका व्यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जयदीप साहब ने अमेरिका का 69% चाहता है कि सैन्य कार्रवाई के स्थान पर ईरान से समझौता किया जाए। इसके अलावा जब तक विद्रोह नहीं होगा तब तक डिक्टेटरशिप खत्म नहीं होगी, जयदीप साहब ने कहा है। तो बहरहाल तमाम लोगों का शुक्रिया, और खास तौर से फदील साहब, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, होटल वहां पे है, इसके बावजूद वो कोशिश करके हमसे जुड़े, हमसे बातचीत की, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और चूंकि हालात जो हैं वाकई बड़े खराब हैं, और इसलिए भी उन्होंने बहरहाल किसी न किसी तरीके से हमसे जुड़ने की कोशिश की। राजा सिंह राजपूत साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, इकबाल अली खान साहब, नूर साहब, ये तमाम लोग लाइक करो, शेयर करो। अब मैं क्या उसको कहूँ, मैं तो दोहराता भी नहीं हूँ अब। लेकिन बहरहाल अब मैं 1 बजे 3 बजे दिन में भी कर लेता हूँ शो, अपडेट देने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा अपडेट दी जाए, क्योंकि हालात जो है वो बड़े खतरनाक हैं। और शौकत भारती साहब उसमें हमसे जुड़ते हैं। इस वक्त भी मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो बहरहाल आप तमाम हजरात का, जो लोग हमसे मुसलसल जुड़े हुए, सबका शुक्रिया कि आप हमसे इसी तरह से जुड़े हुए हैं और हमारी बातों को सुनते हैं। आज कल तो नाजरीन, ये थे हमारे एक्सपर्ट फजील अहमद साहब, जिनसे हम बात कर रहे थे मौजूदा सूरत हाल पर। इस तरह की बाकी खबरों के लिए देखते रहे MMC न्यूज़ इंडिया, और आपसे गुजारिश है कि अगर मुमकिन हो तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।